हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक स्पेशल जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आपकी ये सीरीज है, ये है आपकी हिस्ट्री की। और इस सीरीज में हम कोई ऑप्शन टाइप नहीं बल्कि हम थ्योरेटिकल कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आप उन्हें नोट करते चलिए। एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स से क्या फायदा होता है, वो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। तो क्लास को देखना है, लास्ट तक देखना है। और आपके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हमने कवर किया है। जितना भी डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो के लास्ट तक पहली बात तो बने रहना है। दूसरा, रिवीजन क्लास है ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री का इसमें हम रिवीजन करवाएंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपको, जिसको मैं कहूँ नोटेड, इसको तो नोट कर ही लीजिए, तो उसको तो आप नोट कर ही लेना। इसके अलावा जो चीजें आपको लगती हैं अपने व्यू से कि मुझे ये नोट कर लेनी चाहिए, तो आप उसे नोट जरूर कर लेना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करते चला करें। आपके लाइक एंड शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज हम पढ़ेंगे, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। इसे लेके चलिए, पॉइंट वाइज हम इसे लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चलिए। और ये डेली, अब डेली इसकी क्लास आपको मिलेगी। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके इस टॉपिक को, भारत के इतिहास को जल्दी से जल्दी क्लोज करें, जल्दी से जल्दी इसे कवर करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करें, उन्हें रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही ये सीरीज लाई गई है, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज की जो क्लास है 1 है। तो चलिए, क्लास 1 जिसे हम शुरू करते हैं आज। हम बात करते हैं आज भारत के इतिहास की, जिसमें हम बात करेंगे भारत की। भारत क्या है, तो आपको पता है भारत है क्या। उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, ये है उत्तर, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, ये दक्षिण है भारत का। दक्षिण में समुद्र तक फैला ये जो उप महाद्वीप है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे हम भारत कहते हैं, ठीक है। ये एक उपमहाद्वीप है। आपको पता है भारत को महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश के नाम से जानते हैं। और यहाँ के निवासियों को हम भारतीय अर्थात भारत की संतान के नाम से जानते हैं, या भारत के लोगों को भारत की संतान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि भारत के लोगों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भारत की संतान, ठीक है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, देखते रहे, जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट जरूर करते चलिए। थ्योरेटिकल क्लास है, थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट है। और सभी चीजें इसमें आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें सेलेक्टेड रखी गई हैं। चलिए, भरत के कौन है, भरत के बारे में देख लेते हैं। ये एक प्राचीन कबीले का नाम था, आपको पता है। दरअसल प्राचीन भारतीय अपने देश को किस किस नाम से जानते थे, तो भारत के जो प्राचीन भारतीय हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, तो वे इसे सिंधु न कहकर हिंदू पुकारते थे, ठीक है। सिंधु जो बोलते थे जो ईरानी लोग, तो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, हिंदू। तो वो हिंदू जो वर्ड है सिंधु से निकला है, हिंदू, ठीक है। ये हिंदू वर्ड जो है सिंधु, इस सिंधु इंडस रिवर से निकला है, सिंधु से निकला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनानी। यूनानी इसे क्या कहते थे, इंडो कहते थे, और अरब इसे हिंद कहते थे, ठीक है। अब मध्यकाल की बात आती है, तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में भारत को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहने लगे। और ये जो शब्द है, फारसी शब्द हिंदू से बना है, ठीक है। यूनानी भाषा के इंद्र के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया भी कहते थे। और देखिए, आपको पता ही है, ये डेवलप होता गया और फिर ये इंडिया, फिर ये धीरे धीरे इसका नाम बदलता गया।
ठीक है, तो भारत की बात हो रही है। तो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ कि कौन सी श्रृंखला है जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटती है, वो कौन सी श्रृंखला है? तो वो कौन है? वो है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिए। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, उत्तर में क्या है? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है जो भारत का उत्तर वाला हिस्सा है उसमें इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें हम द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को देखते हैं। ठीक, दक्षिण भारत में आपको पता है दक्षिण भारत में भाषा अलग बोली जाती है और उत्तर भारत में भाषा अलग बोली जाती है। तो जो उत्तर भारत में जो भाषा बोली जाती है उसे हम इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण वाली भाषा है, दक्षिण भारत है, भारत के जो दक्षिण हिस्से में जो भाषा बोली जाती है उसे हम द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे कौन कौन सी हैं? आपको पता है भारत की जो जनसंख्या है आज के समय में ये कौन कौन सी नस्लों को मिलाकर अभी है वर्तमान में? तो वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशियाड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, इन पांचों को आप नोट रखिए, पांचों को याद रखिए वे कौन कौन सी हैं। वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। देखिए जब आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को ना आप बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम्स के व्यू से जो आपका एग्जाम नजदीक हो तो अच्छे होते हैं जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक के लिए सेट हो जाते हैं और उनको लंबे समय तक याद रखना होता है। यदि आपको एग्जाम्स के लिए आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए आपकी ये क्लास लाई गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, आपको पता है अध्ययन की सुविधा से हम भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें है प्राचीन भारत, जिसमें है मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तीन हिस्से हमारे इतिहास के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इतिहास को तीन हिस्सों में, हमें तो पता है कि हमने तीन हिस्सों में बांट लिया, अब हम तीन हिस्से पढ़ने शुरू कर देते हैं। ये प्राचीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है, ये आधुनिक भारत है। ठीक है, बट हम इससे पहले ये देख लें कि ये तीन हिस्सों में बांटने का काम किया किसने था। तो इतिहास को जो सबसे पहले तीन हिस्सों में बांटा था ये एक जर्मन इतिहासकार थे और इनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस इनका नाम था। 1638 से 1760 तक थे ये। इन्होंने इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा। इसको आप नोट जरूर रखें क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि भारतीय इतिहास को तीन हिस्सों में किसने बांटा। तो ये जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, चलिए अब हम प्राचीन भारत पर आ जाते हैं। तो प्राचीन भारत के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जिनके बिहाफ पर हम आगे पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत क्या है, तो उसके सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको पता है धर्म ग्रंथ हैं हमारे जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है, स्रोत वही तो हुए कि हमें स्रोत यानी जानकारी कहाँ से आ रही है। प्राचीन भारत की जो जानकारी है वो कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले तो धर्म ग्रंथों से। ठीक है, उसके बाद मिलती है हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। उसके बाद क्या मिलती है हमें? उसके बाद हमें मिलती है विदेशियों के विवरण से, यानी कि उस समय यानी प्राचीन भारत में जो विदेशी लोग आए यहाँ उन्होंने सब देखा, उसको देखने के बाद उन्होंने सब विवरण अपनी पुस्तक में किया है, बुक्स लिखी हैं उन्होंने, तो उनसे हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद बात आती है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो कहीं खुदाई में मिल गए हैं या कहीं जो खंडर बन चुके हैं जो बहुत वर्ष पुराने हैं और उनसे हमें पता चलता है कि ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत के जो जानकारी है हमें वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के जो सोर्सेज हैं आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं धर्म ग्रंथों की। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ ये क्या है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो अब आप देख लो एक बार। आपको पता है सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से।
तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं और इनके संकलनकर्ता आपको पता है कौन है? ये हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये इनके संकलन करता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। आपसे ये पूछा भी जाता है बार बार कि जो वसुदेव कुटुंबकम है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ इसका वो होता है, तो ये कहाँ मिलता है? वेदों में ये मिलता है। तो जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। ठीक है, भारतीय परंपरा मानती है कि जो वेद हैं वो अनंत काल चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। आपको पता है वेद हमारे कौन कौन से हैं? वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, हमारे जो वेद हैं वो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनका सीक्वेंस यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हें आगे पीछे मत कीजिएगा। ठीक, इसी सीक्वेंस में है। अब इन चारों वेदों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? दरअसल ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसके संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें है क्या क्या? इसमें ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, जो वाल्खिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित हैं। अब है इसमें 10,462 ऋचाएं हैं और इनके संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है, इन वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वेद की जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उनको, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। ठीक है, होत्र कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देवता जो सोम है इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? 9वें मंडल में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वें मंडल में आपको पता है हस्तलिखित ऋचाओं को ये भी पूछा जाता है कि खिल किसे कहा जाता है? तो जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें क्या उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खिल कहा जाता है। ठीक है, और ये 8वें मंडल में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चातुर्वर्णीय समाज है उसकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि आपको पता है ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कहाँ से पता चलती है? ये हमें ऋग्वेद से पता चलती है। ठीक है, तो इसका जो आदि स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें जो वर्णित पुरुष सूक्त है उसके अनुसार हमें पता चलता है कि 4 वर्ण है। इससे ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें पता चलता है, 10वें मंडल के भी पुरुष सूक्त से हमें पता चलता है कि जो वर्ण है वो 4 हैं। 4 वर्णों में हमारे जो समाज है इसे बांटा गया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि 4 वर्ण हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हिस्सों में बटे हैं। ऐसा माना गया है कि जो आदि पुरुष हैं वो ब्रह्मा के ब्राह्मण मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं और वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा मतलब इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। इसका मतलब है कि ये जो 4 वर्ण हैं ये इनके कार्यों में कि कौन किसके क्या कार्य होंगे, किसके क्या क्या दायित्व होंगे, किसका क्या क्या कर्तव्य है, उसमें उसको ये स्पेसिफिक डिफाइन करता है। उसको ये अलग अलग बताता है कि ब्राह्मण के क्या कार्य होंगे, है ना, और क्षत्रिय का क्या कार्य होगा, वैश्य का क्या कार्य होगा और शूद्र का क्या कार्य होगा, ऐसा डिफाइन किया गया है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्य शब्द है, ठीक है, इसे अघन्य भी पढ़ा जाता है, कई जगह इसे अधन्य लिखा गया है। अघन्य का मतलब होता है गाय से और इसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। गाय को ना मारे जाने योग्य पशु जो है वो क्या कहते हैं इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के लिए, गाय के संबंध में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई है।
ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कि बात होती है ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं जो मृत्यु है वो है 483 वर्ष ईस्वी पूर्व। ये आपको पता है बीसी और एडी में डिफरेंस बताया गया है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले का जो समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब एनो डोमिनी का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी एक बार देख लें, इससे आपको क्या होगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीजें जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कितने वर्ष पहले है, क्या बात है। तो देखिए वर्तमान में आपको पता है जो कैलेंडर प्रचलित है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो ईसाई धर्मगुरु हैं ईसा मसीह, उनके जन्म वर्ष को जिस दिन उनका जन्म माना गया उसे कल्पित मतलब इमेज किया गया है कि इस वर्ष उनका जन्म हुआ है, और उसके आधार पर ही हम जैसे सन 1 को ना, जैसे सपोज करो सन 1 को हमने इनका जन्म वर्ष मान लिया है, इससे जो पहले का समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और इनके बाद वाला जो समय है उसे हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के समय को आपको पता है पहले को बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, और बात होती है एडी की, तो ईसा मसीह का जो जन्म है तिथि से आरंभ हुआ सन जिसे हम पहली तिथि मानते हैं, ईस्वी या सन जिसे हम कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं लेटिन भाषा में एडी, ये एडी कहते हैं लेटिन भाषा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं एनो डोमिनी, और इसका शाब्दिक अर्थ है आपको पता है जो जीसस के बर्थ पर, जीसस के जन्म से जो वर्ष शुरू होता है उसे हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जब हम बिफोर क्राइस्ट जाएंगे, जैसे कि यहाँ यीशु का जन्म हुआ, देखिए इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ आप यीशु का जन्म माना जाता है, और यहाँ से ये हुआ 1 वर्ष पहले, 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इस तरफ को सीक्वेंस चलेंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो घटते क्रम में हम बढ़ते क्रम में बताएंगे कि 1 वर्ष जन्म से 1 वर्ष पहले, जन्म से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 बीसी लिखेंगे इसे हम। 4 बीसी का मतलब हुआ जैसे हम सपोज करो यहाँ लिखते हैं 9 साल पहले की कोई बात है तो हम क्या लिखेंगे 9 बीसी। तो इससे हम समझ जाएंगे 9 बीसी से कि ये ईसा मसीह के जन्म से 9 वर्ष पहले की बात है। और जब हम एडी लिखते हैं तो एडी का मतलब है यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, और सपोज करो हम यहाँ 8 की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद 8 एडी यदि लिख दिया तो इसका तात्पर्य हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 8 वर्ष बाद। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे बीसी कैसे लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी में डिफरेंस क्या है, या हम कैसे इसे एक्सप्लेन करते हैं, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो विंसेंट आर्थर स्मिथ है, इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास इन्होंने तैयार किया था, जिसे हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ये तैयार किया था वर्ष 1904 में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ के, और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण दिखाया गया, और इसमें भारत को क्या दिखाया गया है कि स्वेच्छाचारी शासन वाला देश इसमें कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी बुक में लिखा है कि भारत एक ऐसा ऐसा देश है जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले जिन्हें ये नहीं पता था कि एकता क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, ये लोग आपस में अलग अलग राज्य बनाकर अलग अलग राज्य के राजा होते थे और अलग अलग राज्य बनाकर ये लोग रहते थे, इन्हें राजनीतिक एकता का कोई अनुभव नहीं था। इन्होंने अपनी पुस्तक में देख लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का जो सरोकार है शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है, ऐसा इनका विचार थे, ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वामनावतार की। इसके 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम जो स्रोत है वो ऋग्वेद से पता चलता है। आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि वामन अवतार ने 3 पगों में पृथ्वी को ब्रह्मांड को माप लिया था। तो इसके आख्यान का जो प्राचीनतम सोर्स है, जो सोर्स है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद से हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारी ये ऋग्वेद की बात चल रही थी। तो ऋग्वेद में क्या है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि इंद्र का जिक्र
इंद्र के लिए ऋग्वेद में स्थान है, अग्नि के लिए स्थान है, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक। अब देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य है उस ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे इस पॉइंट पर भी आएंगे कि शतपथ ब्राह्मण क्या है। तो इतिहास के साधन की बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य में, तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, अब हमने ये कवर किया हमारा ऋग्वेद। अब हम आते हैं यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है वो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके पाठ करने को? अध्वर्यु। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो करते हैं जाप या ऋग्वेद के जो मंत्र पढ़ते हैं उन्हें हम उस ऋषि को उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अभी आपने यदि नोटिस किया हो तो आपको पता है उन्हें होत्र कहा जाता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद की बात हो रही है तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम दिए गए हैं, यज्ञ नियम, यज्ञों के नियम दिए गए हैं और विधि विधान, यज्ञ को किस विधि विधान से किया जाना है उसका संकलन हमें यजुर्वेद में मिलता है। हालांकि बलिदान विधि का वर्णन भी इसमें मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन कहाँ से मिलता है? हमें यजुर्वेद में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यह है कि इसे तो नोट ही कर लीजिए कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद क्या है? तो देखिए साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। ठीक है, और वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनका संकलन है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। आप सभी के जो पाठकर्ता हैं उनको नोट कर लेना। ठीक है, इनके पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रार्थ हम कहते हैं। और इसका संकलन क्या है? ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, ये जो सामवेद है ये ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं इसमें जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को तो आप जरूर नोट कर लीजिए कि भारतीय संगीत का जो सोर्स है वो कहाँ है? वो क्या है? वो सामवेद है। भारतीय संगीत का जो सोर्स है वो सामवेद है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देखते हैं, अथर्ववेद पर हम आ जाते हैं। तो अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद लिखा गया है। ठीक है, इसे ऋषि अथर्वा ने लिखा है, ऋषि अथर्वा ने इसे संकलित किया है। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद इसमें हैं। ठीक है, 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ये जो औषधि विज्ञान है ना, ये जो औषधि विज्ञान है, औषध विज्ञान जो है, इसका जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की बात हो रही है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सा हम इसमें कवर करेंगे। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोगों का विवरण, निवारण, समन्वय, विवाह और प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति और औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, जो मातृभूमि महात्म्य, इन सभी का विवरण इसमें दिया गया है। और आपसे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जादू, टोना, मंत्र, ये सब कहाँ मिलता है? ये सब अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ये नोट करवाए हैं, ये सब, इन सब का विवरण आपको अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद की बात हो रही है। अथर्ववेद में आपको पता है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का इसमें अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सब बताया गया है और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां
कहा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां कही गई हैं, तो ये किसकी कही गई है? प्रजापति की दो पुत्रियां ये कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं। तो क्या है, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो यजुर्वेद है वो कितने हिस्सों में बांटा गया है। यजुर्वेद है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, देखिए माध्यनंदिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की ये शाखाएं हैं। बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो शाखाएं हैं वो है पाठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। आपने पढ़ा होगा ना ये। कोथुम, रामायणीय, जैमिनीय, तलवकार ये सामवेद की शाखाएं हैं और अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पेपलाद। हालांकि ये बहुत डीप हो जाता है, फिर भी आप इसे एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आप इतना ही कवर करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही हम कवर करते हैं। आपको अब हम इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो जानी है, बहुत बड़ी ये क्लास है, तो हम इसको पार्ट्स में कंटिन्यू आएगी आपके पास। अब डेली ये क्लास आपको मिलेगी, इसका रिवीजन आप जरूर करते रहें। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले आपका ये रिवीजन है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आप उन्हें जरूर नोट करते चलें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।